डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यू ऑल। इससे पहले जो हमारा पहला क्लास जिसमें हमने इंट्रैक्शन की थी, तो हमने उसमें जानने की कोशिश की है चैप्टर डाटा हैंडलिंग के बारे में, जो क्लास 7th में था, यूनिट 2 में। तो इस वक्त हम उसी चैप्टर में जो कुछ रह गया था वो हम इस चैप्टर में, वो हम इस टॉपिक में अब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि जो पहला क्लास था उसमें हमने क्या क्या सीखा। पहले क्लास में हमने सीखा था कि व्हाट इज एक्चुअली द डाटा, डाटा का मतलब क्या होता है, और डाटा को हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, डाटा को हम कलेक्ट कैसे करते हैं, और उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द डाटा होता है, या जिसको हम दूसरे अल्फाज में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, तो उन तीन चीज़ों के बारे में, जैसे एवरेज, जिसको हम मीन भी कहते हैं, और मीडियन के बारे में हमने जानकारी हासिल की है, और मोड के बारे में हमने जानकारी हासिल की है। तो आज हम इस क्लास में इससे आगे इस चैप्टर को, टॉपिक को आगे ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम जिस बारे में जानकारी हम हासिल करने जा रहे हैं वो है हमारा रेंज ऑफ द डाटा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई डाटा है, मैं यहाँ पे सिंपली एक एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स ज़्यादा एग्जांपल से समझ आ रहा है। यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उस एग्जांपल से आपको पता चलेगा कि रेंज ऑफ द डाटा क्या है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल, डाटा की एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज हमारे पास जो डाटा है 2, 3, 5, 7, 9, 6, 10, 11 and 20. For example, this is an example of a data. यहाँ पर एक डेटा लिया था मैंने, तो इस डेटा में रेंज, इसमें हम रेंज जानने की कोशिश करेंगे। रेंज क्या होता है एक्चुअली? रेंज होता है जो डाटा का सेपरेट एरिया होता है, यानी डाटा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ होता है। वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें जो इसमें हाईएस्ट एंट्री होगी, हाईएस्ट वैल्यू जो होगा, लार्जेस्ट वैल्यू जो होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, और जो मिनिमम वैल्यू होगा उसमें, उनको डिफरेंस करने से हमें पता चलता है कि डाटा का रेंज क्या होता है। इसका मतलब है अगर इस डाटा को हमने रेंज, इसका रेंज हमने जाना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यूज। तो हाईएस्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो 20 इज द हाईएस्ट वैल्यू इन दिस डाटा, राइट? So 20 is the highest value minus the lowest value in this data is 2. The lowest value in this data is 2. So it is 20 minus 2. When you calculate this, you will get 18. So we say the 18 is the range of this data. इससे क्या पता चलता है? रेंज से क्या पता चलता है कि डाटा की सेपरेट, जो डाटा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसमें वेरिएशन कहाँ, कितने वेरिएशन आते हैं, यानी कितना सेपरेट एरिया है इसका। तो ये हुआ रेंज के बारे में। इसके बाद हम दूसरा जो इसमें कंसेप्ट है आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब? फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ऐसा डाटा है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बच्चों से पूछ रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं आप अपने गांव में जहां पे आप रहते हो, where there are more than 300 families or 200 families, you go just and collect the data of all these 300 families. तो उसमें क्या होगा? आपके पास एक बहुत बड़ा डाटा आएगा, बहुत बड़ा डाटा आएगा आपके पास। उस सूरत में आपके पास एक 2, 3 पेज, 4 पेज भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो फिर अगर यही डाटा मैं आपको कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए कहूंगा, यानी मैं आपसे पूछूंगा इस डाटा में से आप मुझे बताइए कि सबसे जो फैमिली, जो जिसमें ज्यादा मेंबर थे, वो मुझे बताया। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आइडेंटिफाई द फैमिली हैविंग मोर मेंबर्स। सो इस सूरत में हम क्या करते हैं? वी हैव सम टेक्निक, हमारे पास कुछ टेक्निक्स होते हैं जिस टेक्निक से हम डाटा को शॉर्टन करते हैं। उस टेक्निक को क्या हम कहते हैं? दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी, तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो उस सूरत में हम यहाँ पे और एक एग्जांपल ले रहे हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो एग्जांपल हम ले रहे हैं, यहाँ पे एक डेटा ले रहा हूं 2, 3, 5, 1, 6, 5, 3, 2, 5, 4, 3, 6, 4, 5, 1। तो ज्यादा भी यहाँ पे ये एग्जाम ले सकता हूं क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड एरिया है, लेकिन जब आप एक्टिवली आप कहीं किसी फील्ड में जा रहे हो, तो वहां से आप 100 फैमिली या 200 फैमिली से आप डाटा ला रहे हो, दैट विल बी ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूं ताकि इसी एग्जांपल से हम समझ पाएंगे यहाँ पे एक्चुअली की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और अगर हम डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो कैसे करेंगे हम। तो सिंपली क्या करेंगे, यहां से हम कोई भी वैल्यू उठाएंगे, सपोज स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट जो भी आपकी मर्जी। सपोज यहाँ पे 2 उठाएंगे, यहां पर हम लिखेंगे 2, पहले मैं 2 लिख रहा हूं। 2 को आप अंडरलाइन कीजिए जहां पर, या आंसर कीजिए, यहां पर 1 बार है, 2 बार है, तो इस डाटा में जो दिख रहा है 2 2 बार है, इसको यहां पे हम लिखेंगे 2 साथ में। यहां पर क्या लिखेंगे? ऊपर हम हेडिंग इसके लिखेंगे क्लास
यहां पर हम इसके लिखेंगे, इसको हेडिंग जो ऊपर इसकी आएगी वो होगी फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन्स द ऑब्जेक्ट, द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जेक्ट आकर. तो यहां पर हमने ऑब्जर्व किया जो डाटा ऊपर था हमारे पास, तो हमने यहां पे 2 जो था, 2 इट आकर 2 टाइम्स, सो वी राइट फ्रीक्वेंसी 2. नाउ देयर इज वन मोर, दैट इज द 3. व्हेन वी राइट फर्स्ट हियर 3, तो 3 आप चेक कीजिए यहां पे कितनी बार है, एक बार, इट इज 2 टाइम्स एंड इट इज 3 टाइम्स. इसका मतलब है इस डाटा जो ऊपर दिया गया है 3, इसमें 3 बार है, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी 3 लिखेंगे. इससे पता चलता है जो 3 है इट हैपन्स 3 टाइम्स, इट आकर 3 टाइम्स. तो उसके बाद 5 पर हम जाएंगे, 5 यहां पे पहले लिखेंगे हम. तो 5 के बाद क्या पता, यहां पर आप चेक कीजिए, 5 1 टाइम्स, 5 सेकंड टाइम एंड 5 दिस द थर्ड टाइम. साथ साथ आप आंसर पर जाइए जिन जिनको आप कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ताकि आपको पता चलेगा कि मैंने कौन कौन सा आइटम इसमें से लिया है, तो कौन कौन सा काउंट हुआ है. तो 5 3 टाइम्स आ गया यहां पे. तो इस तरीके पर यहां पे हमारे पास आया 1. अब 1 देखिए, 1 टाइम्स एक पहली बार और यहां पे दूसरी बार आ रहा है, तो इसका मतलब है 1 जो हमारे पास है 2 बार आ रहा है. उसके बाद यहां पे बचा है 6 को आप आंसर कीजिए, एक बार और यहां पे दूसरी बार आ रहा है, बस 2 ही बार है, तो 6 को हम लिख सकते हैं ये 2 टाइम्स है. तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे 5 यहां पे, सॉरी 5 तो हमने पहले ही काउंट किया था लेकिन ये नहीं काउंट हुआ, इसीलिए मैंने कहा था पहले ही हम एनसर्कल करेंगे, तो ये वहां पर उस वक्त हमने छोड़ दिया था, इस वक्त हम ये 5 और एक बार हम ऐड करेंगे, इसलिए यहां पे जो लिखा था हमने 3, अब ये 4 आएगा क्योंकि ये हमने काउंट नहीं किया था उस वक्त. तो अब हमारे पास बचा 4, तो यहां पे 4 लिखेंगे, तो 4 हमारे पास एक बार है और 2 बार है, इसको भी आंसर करेंगे, इसको भी आंसर करेंगे, तो हमारे पास 4 2 बार आ गया. अब आप खुद देखिए बच्चों, यहां पर ये डाटा था, इसमें तकरीबन 2 5 9 11 13 15, इसमें 15 आइटम्स थे, इसमें 15 आइटम्स थे इस डाटा में. तो इसी तरीके से अगर 100 फैमिली से आप रिकॉर्ड लोगे तो आपके पास 100 आइटम्स होंगे या 200 आइटम्स होंगे आपके पास. तो इससे क्या होगा, इट विल बी अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. तो इस सूरत में अगर आप कन्वर्ट करेंगे, इस सूरत में आप कन्वर्ट करेंगे यानी कौन सा डाटा, कौन सा वैल्यू कितनी बार आ रहा है आपको, तो इस सूरत में जो आपका डाटा होगा वो बिल्कुल शॉर्ट साइज में आप इसको कंपाइल कर पाएंगे. तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अगर मैं आपसे आप पूछूं, अब मुझे वो फैमिली बताइए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर दिस इज द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन सम फैमिलीज. नाउ इफ आई विल आस्क यू द क्वेश्चन, what is the family where there are more number of, yeah, how many families are there where there are 4 persons, where there are 4 persons, यानी आप मुझे ये बताइए कि कितने घर है वहां पे जिनमें 4 बंदे थे. ये तो बंदे यहां पे हैं, आप यहां पे देखेंगे 4 यहां पे लिखा है, तो कितने हैं, 2 टाइम्स. आप मुझे एकदम से बता पाओगे कि वहां पे 2 घर ऐसे थे जिनमें 4 बंदे थे. तो इसी तरीके से मैं बताऊंगा, मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा मेंबर वाले फैमिलीज वहां पे कौन से हैं. तो आप सिंपली यहां पे जाएंगे, जो हाईएस्ट नंबर होगा आपको दैट इज 4, आप कहेंगे जो 5 मेंबर वाले हैं, 5 मेंबर वाले सबसे ज्यादा फैमिलीज है इसमें. तो इस तरीके से हमने इस डाटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया है. तो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट तो हमने किया है, इसको अच्छी तरह से ये न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. अब और एक तरीका है, क्योंकि ये जो डाटा हम बनाते हैं, ये जो इसको हम जो टेबुलेशन करते हैं, ये डाटा सिर्फ उन लोगों तक ही नहीं जाता है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये कभी उन लोगों तक भी जाता है जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको मैथमेटिक्स के साथ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन उनको भी चाहिए, उनको भी ये इंफॉर्मेशन समझने की जरूरत पड़ती है. तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, उस सूरत में हम कुछ इस डाटा के साथ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो लोग मैथमेटिक्स के साथ नहीं है उनको भी इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि एक्चुअली ये डाटा रिप्रेजेंट क्या करता है. जैसे यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे और एक चीज में, अगर मैं इस 2 के बदले यहां पे खड़ा 2 लाइन्स यहां पे डाल रहा हूं, इसका मतलब 2, यहां पे 3 के बदले 3 लाइन्स ड्रा कर रहा हूं, तो 4 के बदले में 4 लाइन्स ड्रा कर रहा हूं, इसी तरह से 2 के बदले 2 लाइन्स ड्रा कर रहा हूं, यहां पर भी 2 है तो 2 लाइन्स, यहां पर भी 2 है तो 2 लाइन्स. फर्ज करते हैं यहां पे कोई और एंट्री होती जिसका यहां पे फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 से ज्यादा हो या 5 होगी. फॉर एग्जांपल यहां पे मैं रब कर रहा हूं इसको, बाद में आप इसको 2 यहां पे 6 में लिख रहा हूं, तो उस सूरत में क्या करेंगे आप, पहले आप 4 लाइन ड्रा करेंगे, फिर आप स्लांटेड लाइन ड्रा करेंगे. इसका मतलब है ये 5 रिप्रेजेंट करता है, 5 के साथ और एक, तो ये बन गया 6. तो ये दिस इज अ टाइप ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. तो इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का दूसरा नाम है मैथमेटिक्स में, दैट इज कॉल्ड टैली मार्क. तो टैली मार्क क्या है, सिंपली 1 to 4 तक अगर आपने टैली मार्क देना है, 1 के लिए 1 एक लाइन वर्टिकल लाइन है, 2 के लिए 2 वर्टिकल लाइन्स है,
तो 3 के लिए 3 वर्टिकल लाइन्स है, 4 के लिए 4 वर्टिकल लाइन्स है। अगर 5 आपके पास है तो आप 4 वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे और एक स्लैंटेड लाइन फ्रॉम अपर कॉर्नर लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर टू द राइट साइड डाउन कॉर्नर। तो इस तरीके से 5 रिप्रेजेंट होता है। अगर 6 रिप्रेजेंट करना होता है तो एक 5 आएगा उसमें, एक 5 की सिंबल आएगी उसमें और एक वर्टिकल लाइन आएगी। इसी तरीके से 10 रिप्रेजेंट करना होगा, 5 सिंबल के 2 आएंगे। So this is what we have learned about the frequency, converting a data into a frequency distribution. Now we are going to learn a very important thing in this data handling chapter. That is the graphic representation of data, which is very much important. ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास ये जो डाटा होता है हमारे पास अगर एक न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, इससे क्या होता है, न्यूमेरिक फॉर्म में लोग इसको अच्छी ज्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सूरत में हमारे पास और एक तरीका है इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। लेकिन हियर इन दिस चैप्टर वी विल लर्न देयर आर डिफरेंट वेज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स दैट रिप्रेजेंट द डाटा। But here in this topic, we will try to learn how to represent the data using graphs, bar charts, so सबसे पहले इससे पहले हम बार चार्ट ड्रा करना सीखेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले क्या हम करेंगे, उससे पहले हम बार चार्ट के बारे में आपको बार चार्ट की एक पिक्चर यहाँ पे दिखाऊं ताकि आपको एक आइडिया आए। आपने देखा भी होगा उसको, कहीं ना कहीं देखा होगा, आपको एक आइडिया आए कि आगे हम क्या चीज, कौन सी चीज हम सीखने जा रहे हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे है एक चार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हो आराम से, ये आप देख लीजिएगा, एक चार्ट मेरे पास यहाँ पे है। तो ये एक बार चार्ट है। ये बार चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बार चार्ट रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे जो खड़े ये बार्स है, ये एक रोल है, एक प्राइमरी स्कूल का रोल है हमारे पास। प्राइमरी स्कूल होता है जिसमें क्लास 1 to 5 होते हैं, तो हर क्लास का एक रोल दिया गया है। तो उस रोल के वो रोल बार्स में रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपसे भी पूछूं बिना, क्योंकि अभी हमने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सीखा, लेकिन अगर मैं आपसे भी पूछूं, आप मुझे बताइए, अगर एक क्लास 3 है, क्लास 3 है, इसमें सबसे ज्यादा बचे या सबसे कम बचे? बिल्कुल, जिसने पढ़ा भी नहीं होगा वो भी बताएगा सर क्लास 3 में सबसे ज्यादा बचे, क्योंकि इसका जो बार है वो ऊपर तक जाता है। तो अगर इसी तरीके से मैं पूछूंगा बच्चों से, मुझे बताइए कौन सी क्लास है जिसमें कम बच्चे पढ़ते हैं, तो सिंपली कहेंगे दिस इज द क्लास, दिस इज द क्लास सेकंड, दिस इज द क्लास वेयर मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन दिस स्कूल। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल द बार चार्ट। अब इस बार चार्ट, ये बार चार्ट हम बना भी सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे और एक चार्ट है मेरे पास, आप इसको देख सकते हैं। बार चार्ट तो हम बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंपैरिजन के लिए भी कभी इस्तेमाल करते हैं। कंपैरिजन क्या होता है, कंपैरिजन अगर दो कैटेगरीज को हमने कंपेयर करना है तो दो कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी एक बार चार्ट है, लेकिन इसमें क्या है, दो बार साथ साथ खड़ा है, बीच में एक गैप है, लेकिन दो बार साथ साथ। ये भी एक रूल है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रीड कर, जो एक स्कूल में पढ़ते हैं 5 क्लासेस में, लेकिन यहां पे लिखा है बॉयज, एक बार से लेफ्ट साइड वाला जो बार है इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज, जो राइट साइड वाला बार है इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इसमें क्या है, दो बार साथ साथ है। यहां से बिल्कुल एकदम पता से चल रहा है कि इस क्लास में बॉयज ज्यादा है, गर्ल्स ज्यादा है, क्योंकि गर्ल्स का बार ऊपर जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि गर्ल्स ही ज्यादा है। इस क्लास में भी गर्ल्स का बार ही ऊपर जा रहा है, तो गर्ल्स ही ज्यादा पढ़ते हैं। तो इस क्लास में आप ये बॉयज का बार ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है बॉयज ज्यादा पढ़ते हैं इसमें। तो इसी तरीके से हम बाकी चीजें भी, बाकी क्लासेस का भी देख पाएंगे इसमें। लेकिन अब एक अहम बात है इसमें कि हम ये कैसे ड्रा करेंगे। आप ये तो आपने देखा कि ये बार चार्ट क्या होता है, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे ये सीखने की कि बार चार्ट कैसे ड्रा करेंगे। तो उसके लिए क्या हम करेंगे, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। पहले कुछ डाटा तो हमारे पास होना चाहिए। अगर हमने कोई चार्ट ड्रा करना है तो हमारे पास कोई डाटा तो होना चाहिए। तो हम कोई डाटा लेंगे किसी स्कूल से, डाटा या आपके स्कूल से डाटा लेंगे, जहां आप पढ़ते हैं उसी स्कूल से हम डाटा लेंगे, आप खुद भी ले सकते हो। तो उसी डाटा को हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे बार चार्ट के जरिए, ताकि आपको इजीली फिर समझ आए कि हमारे स्कूल में किस क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं और किस क्लास में ज्यादा है कम बच्चे पढ़ते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तो यहाँ पे रब करने की कोशिश कर रहा हूं, बोर्ड को रब करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो एक बात, हम यहाँ पे बोर्ड को रब कर रहा हूं और इस वक्त इसके बाद हम एक डाटा यहाँ पे ले रहे हैं। वो डाटा जो आपके क्लास स्कूल का है, तो वो डाटा मैं ले रहा हूं यहाँ पे। तो कैसे हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, टेबुलेशन फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास,
क्योंकि सबसे पहले मुझे क्लास रिप्रेजेंट करना है। यहां पे लिखेंगे रोल, इसका रोल क्या है, इसका रोल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले एक प्राइमरी स्कूल की बात करेंगे या मिडिल स्कूल की बात भी हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास आठवीं आप 7वीं में पढ़ते हो आप बच्चे, तो 7वीं क्लास भी इसमें आ सकता है, कोई बात नहीं। तो हम पे यहाँ पे क्लास 8 की बात करेंगे पहले। तो एक स्कूल में सब फर्ज करते हैं हम, या आपके स्कूल में जो 8th क्लास है उसमें 10 बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम 10। इसी तरह से वहां पे जो 7th क्लास है, तो 7th क्लास में 15 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जैसे आपकी क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो इसी तरह से आप 6th क्लास में आप जाइए तो वहां पर आपको 12 स्टूडेंट्स मिलेंगे। सपोज हो सकता है ये आप ज्यादा भी होंगे और कम भी होंगे, यहां पे हम फर्ज कर दें। इसी तरह से अगर हम 5th क्लास लेंगे, आपके स्कूल का 5th क्लास लेंगे, वहां पे सपोज 10 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। या इसी तरह से अगर हम 4th क्लास भी लेंगे, आप 4th क्लास में आप लिखिए सपोज वहां पे 8 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इतनी इंफॉर्मेशन देते हैं, इससे आगे भी ले सकते हैं, बाकी क्लास 3rd, क्लास 2nd, क्लास 1st की भी ले सकते हैं। लेकिन यहां पे हम इसी से कोशिश करेंगे, ये बार चार्ट सीखने की कोशिश करेंगे हम। तो सबसे पहले बार चार्ट जब ड्रा करना होगा तो क्या क्या हमने करना होगा। सबसे पहले हमने 2 लाइनें, परपेंडिकुलर लाइनें ड्रा करने होंगे। वो परपेंडिकुलर लाइन कैसे हम ड्रा करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रा करेंगे, ऐसे यहां पर आप ड्रा करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसी तरीके से यहां से लेफ्ट साइड में एक परपेंडिकुलर लाइन इसके ऊपर ड्रा करेंगे। जब आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे इसके, तो ये 2 लाइन्स आ गए। इन 2 लाइन्स को मैथमेटिक्स में हम एक्सिस भी कहते हैं, जैसे इसको y एक्सिस भी कहते हैं, इसको x एक्सिस भी कहते हैं। और यहां पे जो ये पॉइंट होता है, वी रिप्रेजेंट इट विद बाय द लेटर O। व्हाई? बिकॉज दिस इज ओरिजिन, वी कॉल इट द ओरिजिन, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइन्स। तो अब हमारे पास 2 लाइन तो आ गए, 2 लाइन सेगमेंट या लाइन्स तो आ गए। यहां पे ये खड़ा जो वर्टिकल लाइन सेगमेंट है, ये हम यूज करते हैं, यूजुअली हम यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्केलिंग, यानी स्केल के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्केल के लिए इस्तेमाल, स्केल मीनिंग को इसमें हम जैसे मार्क 1 2 3 4 वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हम कैटेगरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां पे हम क्या करो, यहां पे मार्क हम करेंगे पहले 1, यहां पर लिखेंगे 2, इट इज 3, इट इज 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी तरह से 10 तक। या सपोज यहां पर लिखेंगे हम 10 और यहां पर लिखेंगे या ऐसा हम करेंगे, हम थोड़ा इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं पहले यहां पे, क्योंकि डाटा जो है, डाटा में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 15 है, इसलिए हमने 15 तक स्केल दिखानी है। तो क्या करेंगे हम, पहले 1 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2, फिर यहां पे 4 लिखूंगा, फिर 6 लिखूंगा, फिर 8 लिखूंगा, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20। तो ये स्केल, इस डाटा की स्केल है। तो अब यहां पे हमने कैटेगरीज मीन जो क्लासेस हमारे पास इस वक्त है, दीज आर द कैटेगरीज, ये हमने शो करने इसमें। तो कैसे करेंगे हम ये शो, पहले सबसे पहले हमारे पास है 8th क्लास। इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी आप ये स्केल बना रहे हैं खुद भी, जो डिस्टेंस यहां से यहां तक है ये सेम होनी चाहिए। आप इसमें रूलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रूलर से आप मेजर करके ये मार्क्स आप यहां पे कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी, बिल्कुल 2 इंटरवल के बीच में आपके पास डिस्टेंस सेम होगी। अब यहां पे जो बार्स हमने खड़ा करने, बार्स में भी जो डिस्टेंस होगी, एक बार से दूसरे बार तक जो डिस्टेंस होगी वो भी सेम होनी चाहिए। इसलिए इसमें आप रूलर का इस्तेमाल करना जरूरी है। रूलर का इस्तेमाल जब तक ना आप इसमें करेंगे तब तक आपके बार्स सही तरह से आप ड्रा नहीं कर पाएंगे, और जो डिस्टेंस, जो गैप उनके बीच में होगी, वो गैप भी आप अच्छी तरह, वो गैप भी बराबर नहीं रह पाएगी। तो पहले सबसे पहले हम क्या होगा, 8th क्लास हम कंसिडर करेंगे। अब 8th क्लास के लिए जो हमें बार ड्रा करना है वो 10 तक जाना चाहिए। जैसे यहां पर 10 है, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से, क्योंकि मेरे पास रूलर नहीं है, मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही हाथ से ही, तो सही नहीं होगा ये 8th क्लास के लिए। यहां पे मैं लिखूंगा 8 यहां पे इसको। तो इससे क्या पता चला, जो 8th क्लास है ये 10 तक जाता है, इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8th क्लास में 10 है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी। ये जो स्केल मैंने लिखा है, स्केल एक जनरल टर्म है इसके लिए, लेकिन इस वक्त यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है 8th क्लास में जो बच्चे हैं वो 10 है। उसके बाद अगर आप 7th क्लास में जाएंगे, वहां पे 15 बच्चे हैं, तो 7th क्लास का बार जो 15 तक जाना चाहिए। तो यहां पे 15 आपको नजर नहीं आ रहा होगा, यहां पे पहले 14 है, फिर 16 है। इसका मतलब है ये 15 इनके बीच में होगा। इसको हम आधा आधा करेंगे यहां पे। तो यहां पे एक रफली एक ड्रॉप लाइन कीजिए, और उस वहां से फिर आप ऐसे आप बार ड्रा करेंगे ऐसे,
तो बार्स में सेम विड्थ होनी चाहिए, आप कोशिश कीजिएगा बार्स में से बार्स की विड्थ भी वो भी सेम होनी चाहिए, और जो डिफरेंस फ्रॉम वन बार टू अनदर बार दैट मस्ट बी सेम एज वेल। तो दिस इज क्लास 7th, यहां पर हम लिखेंगे क्लास 7th। इसी तरीके से अगर आप क्लास 6 में देखेंगे तो 12 स्टूडेंट्स है, तो यहां पर आप देखिए, यहां से आप थोड़ा ऐसे जाइए, तो यहां पर आप ड्रा कीजिए और एक बार 12 से, तो यहां पर ऐसे आप करेंगे, सो दिस विल बी योर क्लास 6th। So class 6th it represents there are 12 students. Now class 5th, तो class 5th में अगर आप देखेंगे उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 से आप यहां से शुरू कीजिए, यहां से आप शुरू करेंगे 10 से, ऐसे आप करेंगे, तो दिस इज क्लास 5th, क्लास 5th, यहां पे 10 स्टूडेंट्स। ऐसे 4th में आप देखेंगे तो 8 स्टूडेंट्स है, तो यहां से आप शुरू करेंगे ऐसे, तो क्लास 4th में आपको मिलेंगे 8 स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहां पे हमने एक बार चार्ट ड्रा किया है इस डाटा का, जो हमारे पास रोल था एक स्कूल का क्लास 8th 7th 6th 5th और 4th का जो रोल था उसका हमने बार चार्ट ड्रा। अब अगर मैं आपसे पूछूं या किसी भी आप यही बिल्कुल यही आप बार चार्ट आप ड्रा कीजिए और आप फिर अपने घर वालों से पूछिए इसके बारे में, या अपने फादर से पूछिए, अपने ब्रदर से पूछिए, मुझे बताओ देखने के बगैर, नंबर के देखने के बगैर कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, वो बिल्कुल एकदम से बता पाएगा, क्योंकि जो क्लास 7th है, क्लास 7th में सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि उसका जो बार है वो ऊपर तक जाता है, क्योंकि हमारी ये इंसान की जहन नहीं होता है, जो चीज ऊपर जाती है वो ज्यादा बड़ा होता है, जो नीचे है वो छोटा होता है, तो इस सूरत में बिल्कुल एकदम से बता पाएगा। इसी तरीके से आप उसको ये भी पूछ सकते हैं, मुझे बताइए कौन से क्लासेस हैं जिनमें बराबर बराबर बच्चे पढ़ते हैं, एकदम उसकी नजर जाएगी उन बारों पर जो इक्वल हाइट के हैं। यहां पर आप देखेंगे ये और ये दोनों बार, ये 8th का बार जो है और ये 5th क्लास का जो बार बन रहा है यहां पे, ये बिल्कुल इनकी हाइट जो है सेम है, इसका मतलब है इनका जो रोल है, ये रोल बिल्कुल इनमें बराबर बच्चे पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आप उनको ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मिनिमम रोल ऑफ द क्लास, यानी कौन सा क्लास है जहां पर मिनिमम रोल है, मिनिमम बच्चे पढ़ते हैं। तो सिंपली वो उसकी नजर जाएगी, जो बार नीचे होगा, सबसे नीचे होगा, उस बार पर जाएगी। तो यहां पे क्लास 4th का बार है, क्लास 4th ये शो कर रहा है यहां पे, ये 8 हाइट तक जा रहा है, इसका मतलब है इसमें 8 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं क्लास 4th में। तो इस तरीके से हमने सीखा है एक बार। अब हम कोशिश करेंगे, अब हमारे पास डबल बार चार्ट होगा, जैसे मैंने आपको पिक्चर में इससे पहले सिखाया था। डबल बार चार्ट क्या होता है? डबल बार चार्ट होगा, अगर यही इंफॉर्मेशन, यही हम रोल लेंगे, जो जैसे हमारे पास ये क्लास 8th के बच्चे हैं, क्लास 7th के हैं, 6th के हैं, 5th के हैं और 4th के हैं, लेकिन हमने टोटल, चाहे वहां वो लड़कियां थी या वो लड़के थे, हमने टोटल 10 कहा। अगर हम अलग अलग लेंगे, आप यही रोल आप लीजिए अलग अलग, जैसे वहां पे 5 लड़कियां क्लास 8th में, 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज, इसी तरीके से क्लास 7th में 10 गर्ल्स एंड 5 बॉयज। तो ये इंफॉर्मेशन अगर हम लेंगे तो इसमें एक ही क्लास में, एक ही कैटेगरी में आपके पास 2 इंफॉर्मेशन है। कैटेगरी तो एक ही है लेकिन 2 इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो इस सूरत में इसको आप डबल बार ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर हम कोशिश करेंगे, यहां पर हम उस चीज को डबल बार ग्राफ के जरिए कोशिश करेंगे। तो यहां पर रोल तो आएगा ही यहां पे, लेकिन यहां पे लिखेंगे हम बॉयज और यहां पे लिखेंगे हम गर्ल्स। सपोज 8th क्लास में 10 बॉयज है और यहां पे 10 गर्ल्स भी है। तो 7th क्लास में आपके पास 6 बॉयज है और आपके पास जो गर्ल्स है वो 10 है। इसी तरीके से 6th क्लास में आपके पास 5 बॉयज है और आपके पास 8 गर्ल्स है। 5th क्लास में आपके पास अगर सपोज 4 बॉयज है, आपके पास 3 गर्ल्स हो सकते हैं। इसी तरीके से क्लास 4th में अगर आपके पास 5 बॉयज है तो गर्ल्स, फॉर एग्जांपल गर्ल्स भी हमारे पास 6 है। तो हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन है, दिस इज अगेन ए रोल ऑफ ए स्कूल, सेक्स वाइज रोल ऑफ ए स्कूल, यानी बॉयज कितने, किस क्लास में बॉयज कितने हैं और किस क्लास में और गर्ल्स कितने हैं। तो अब इसको हम कोशिश करेंगे बार ग्राफ के जरिए या बार चार्ट के जरिए रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। यहां पर ये जो हमने ड्रा किया था, अब हम यहां पे दूसरा ड्रा करेंगे, दूसरा ड्रा करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पे मैं ड्रा कर रहा हूं, पहले हमने क्या करना है, 2 लाइन हमने ड्रा करने हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन जो विच वी यूज एज फॉर द पर्पस ऑफ स्केलिंग, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन विच वी यूज फॉर द पर्पस ऑफ कैटेगराइजेशन। तो यहां पर उसी तरीके से जैसे यहां पे 2, जैसे यहां पे 4, जैसे यहां पे 6, यहां पे 8, यहां पे 10, यहां पे 12, यहां पे 14, यहां पे 16, सो ऑन।
तो दिस इज द स्केल। यहां पर हम लिखेंगे ये स्टूडेंट्स है, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे शो कर रही है, जो लाइन इस वर्टिकल लाइन वर्टिकल एक्सिस जो शो कर रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो कर रही है। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने 8th क्लास में 10 बॉयज को रिप्रेजेंट करना है और 10 गर्ल्स को रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब है जो बॉयज का बार वो भी 10 तक जाएगा और जो गर्ल्स का बार है वो भी 10 तक जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां पे एक बार और यहां पे दूसरा बार होगा। तो यहां पर लिखूंगा बी बॉयज के लिए और जी लिखूंगा गर्ल्स के लिए। तो खुद ब खुद पता चल रहा है इस क्लास में दोनों कैटेगरीज बराबर है, बॉयज भी है बराबर और बॉयज और गर्ल्स बराबर बराबर है। इस तरीके से क्लास 7th की बात हम करेंगे। क्लास 7th में 6 ही बॉयज है, तो 6 पर आपका जो बार जाएगा बॉयज का बार वो 6 तक जाएगा, यहां पर 6 है। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे गर्ल्स यहां पे 10 है, तो गर्ल्स का बार जो है वो 10 तक जाएगा। बिल्कुल ऐसे आप जी यहां पे लिखेंगे बॉयज, यहां पर लिखेंगे आप जी बॉयज एंड गर्ल्स। अगर आप आगे जाएंगे इसी तरीके से क्लास 6th के लिए, क्लास 6th में आपके पास 5 बॉयज है, तो यहां पर 4 और 6 के बीच में यहां पर 5 आएगा, तो यहां पर आप बॉयज का बार करेंगे। तो इसी तरीके से उसमें 8 आपके पास जो गर्ल्स है, तो यहां पर 8 होगा, तो आप 8 ड्रा करेंगे, यहां पर गर्ल्स है। इसी तरीके से आप क्लास 4th का बार भी ड्रा कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज है मिसिंग, इस ग्राफ में हमारे पास एक चीज मिसिंग है। यहां पर सिर्फ आ रहा है बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स, लेकिन ये नहीं हमने अभी लिखा है इसमें ये कौन क्लास किस क्लास के। तो आप देख रहे थे, आपको याद होगा कि पहला जो बार था, पहले 2 बार जो थे वो क्लास 8 के बॉयज एंड गर्ल्स के थे। यहां पर हम नीचे लिखेंगे क्लास 8। इसी तरीके से जो दूसरा था दैट वाज क्लास 7th, तीसरा जो था दैट वाज क्लास 6th। इसी तरीके से आपका क्लास 5th भी होगा और आपका क्लास 4th भी होगा। तो इस तरीके से हमने अब ये भी सीखा है कि हमारे पास कि हम डबल बार ग्राफ कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को हम डबल बार ग्राफ के जरिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर आपके पास कहीं भी डबल बार चार्ट दिया हुआ होगा, जैसे आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक्स पे आप देखिए, आप अपने टेक्स्ट बुक्स पे देखिए, वहां पे बहुत सारे डबल बार चार्ट या सिंगल बार चार्ट दिए गए हैं। आप उनको पढ़िए अच्छी तरह से और वहां पे जो उसकी एक्सरसाइज दी गई है, अब आप आराम से उस एक्सरसाइज का आंसर भी आप दे सकते हैं, उसको आप हल कर सकते हैं, आराम से हल कर सकते हैं इस आंसर को। तो बच्चों ये था इस डाटा हैंडलिंग चैप्टर के बारे में। अभी पहले सेशन में भी हमने उसमें जो डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा के बारे में, डाटा कलेक्शन के बारे में और उसके जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जैसे मीन और मोड और मीडियन के बारे में हमने जानकारी हासिल की है। अब जो दूसरा सेशन था हमारा, इसमें हमने इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा की है, जैसे रेंज हमने इसमें जानने की कोशिश की है, रेंज क्या होता है और उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने जानकारी हासिल की। और उसके बाद टेलीमार्क क्या होती है, टेलीमार्क के बारे में हमने भी जानकारी हासिल की। तो उसके बाद बार चार्ट, सिंगल बार चार्ट के बारे में और डबल बार चार्ट के बारे में हमने जानकारी हासिल की। हमने चार्ट को रीड भी किया है यहाँ पे और हमने चार्ट को ड्रा भी किया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और इंशाल्लाह आप अच्छी तरह से आप जो भी एक्सरसाइज होगी इसके बारे में वो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। थैंक यू।